नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज अपना टेलीग्राम वाला जो परिवार है वो 3 लाख सदस्यों का हो गया है। राजस्थान में यदि देखा जाए इंडिविजुअली, वह टेलीग्राम चैनल जिसकी कोई कोचिंग संस्था नहीं है, जिसके कोई पेड कोर्सेज नहीं है, वो 3 लाख तक पहुंचने वाला अपना जीडी पहला चैनल बना है। वो सब आप लोगों की मतलब सपोर्ट, प्रेम और आप लोगों की इच्छा से ही हुआ है सब कुछ। तो आप लोगों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, और जो विद्यार्थी बधाई दे रहे हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रेम जो है ऐसे ही बना रहे, ये विश्वास ऐसे ही बना रहे। आज रीड एसएसटी के अंदर साथियों, अभी अपन जो पढ़ेंगे आज का ये जो टॉपिक है, छोटा सा एक टॉपिक है, बीच में अपना जो क्लासेस चली आ रही है उसी के अंदर भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज पूछी जाती है, कैसे पूछी जाती है, वो सारी चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को, और उस तरीके से आपको ध्यान भी रखना है। आज मैं अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले ही मैं आया हूं माजी सा भटियाणी सा, जिनका प्रश्न अपने एग्जाम में भी बना है, 2 बार बना है, बुआसा के नाम से जिसे जानते हैं। और मैं वहां की छोटी छोटी क्लिप बना के एक वीडियो भी आप लोगों को तकरीबन 1 मिनट का बना के दूंगा, तो देख लेना, क्योंकि वहां से प्रश्न बना है तो कैसा दिखता है, क्या चीज है, तो उसके बारे में जान लेना। आप लोग सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। अभी जस्ट मैं आया हूं, दर्शन करके फैमिली के साथ में गया था, और अब आप लोगों को क्लास देके और फिर फ्री हो जाऊंगा, ठीक है ना। चलिए तो सॉरी, अपनी क्लास को करते हैं शुरू, क्योंकि ऑब्वियस है ड्राइविंग करने के बाद में आदमी थकता जरूर है, लेकिन फिर भी क्लास लेके ही रेस्ट किया जाएगा। तो एक बार क्लास को जो है सकुशल पूरी कर लेते हैं, इसीलिए लाइव नहीं आया हूं मैं, आप लोगों को प्रीमियर पर ये क्लास दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो ब्रिटिश नीति, सबसे पहले बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझो। ब्रिटिश नीति का मतलब क्या है, यानी कि ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों की क्या नीति रही, क्या अंग्रेजों की क्या नीति रही, अपने ऊपर जो है अंग्रेजों ने शासन किया है। अपना देश जो है कई सालों तक गुलाम रहा था, ये सभी को पता है। आपको प्लासी के युद्ध से लेकर और फिर 1947 तक अपने जो है गुलामी की दास्ता अपने सभी को ज्ञात है। इस दरमियान जो है अंग्रेजों की नीतियां चेंज होती गई। भाई सबसे पहले व्यापारी बन के आए हैं, फिर बीच में धीरे धीरे इनको लगा कि भाई हम तो अधिकार भी कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं, सहायक संध्या की, अधीनस्थ पार्थक्य संध्या की, तो बहुत सारी नीतियां हुई, और ये नीतियों को जो है डिवाइड किया गया है। अपने को ध्यान क्या क्या रखना है इन नीतियों में, पढ़ना याद क्या रखना है, क्योंकि ये टॉपिक कईयों के लिए नया होगा। तो इनकी आप लोगों को जो पूछा जाता है, देखो इनकी जो नीति है उसका समय पूछा जाता है। एक तो उसका नाम पूछ लेते हैं, उसका समय पूछा जाता है, और उस समय यदि कोई इनका वायसराय, गवर्नर जनरल कोई पढ़ने में आता है, वो चीज याद रखनी होती है अपने को। और इन्होंने कौन सी रियासतों को किस किस ने जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिलाया है। उस समय एक शब्द काम में लेते थे, सर्वोच्च सत्ता, जो अंग्रेज अपने पास में रखना चाहते थे, ठीक है, यानी कि जो है मैन वही है। तो इन्होंने किस किस को मिलाया, ये चीज पूछी जाती है। कब मिलाया ये पूछी जाती है। कौन सी नीति कब कैसे लागू हुई थी वो पूछी जाती है। यही चीज पढ़ना होता है। और इस चैप्टर में से मैं आपको बहुत शॉर्ट में करवाऊंगा, लेकिन इस चैप्टर में से सवाल बाहर नहीं जाता है। भले ही आप 2-3 क्लास में पढ़ो, लेकिन ये सिर्फ आधे घंटे की क्लास है इसकी, और यही आप लोगों के काम की है। चलिए अपन बढ़ते हैं सीधे अपनी जो है मेन स्लाइड की तरफ, ठीक है। 300 के की आप सभी को एक बार फिर से बधाई, ठीक है। जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो भी तुरंत जुड़ जाना, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले आप लोगों को क्या ध्यान रखना है। देखो ब्रिटिश काल में भारत के अंदर कुल रियासतें कितनी थी, 562 थी, ठीक है। 562 थी। जब एकीकरण का समय चला तो अपन 565 पढ़ते हैं, 3 रियासतों को अलग से मिलाया गया था, है ना। तो 562 रियासतें थी टोटल उस समय। अब उनके लिए जो है अंग्रेजों की नीतियां क्या रही, वही है ब्रिटिश नीति के अंतर्गत आता है। सबसे बड़ी रियासत जो उस समय थी ना, वो थी अपने हैदराबाद। और हैदराबाद के अंदर उस समय कौन हुआ करते थे, निजाम होते थे। कौन होते थे, निजाम। और सबसे छोटी जो रियासत है बेटा, वो है बिलादुरी, वो है बिलादुरी। तो दोनों ध्यान में रखना है, हैदराबाद भी ध्यान में रखना है और बिलादुरी भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये बताऊंगा, इससे पहले जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूं। यही है मेन चीज, ये अपने वन लाइनर का ही पेज है। जिसके पास में वन लाइनर है उन सभी को पता है, इसी तरीके से दिया और इसी तरीके से याद करना है, और प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहला 1 नंबर जो आया, वो नीति सबसे पहली कौन सी थी, भारतीय रियासतों के बराबर दर्जे के लिए संघर्ष। यानी कि ये ब्रिटिश नीति है, अंग्रेजों की तरफ से क्या नीति लागू की गई वो है। यह ब्रिटिश नीति का मतलब क्या है, ब्रिटिश नीति का क्रम, यानी कि अंग्रेजों की ओर से, अंग्रेजों की ओर से किए गए प्रयास, किए गए
प्रयास, ये कह दे तो भी अपना गलत नहीं है। ठीक है, अंग्रेजों की क्या नीति रही अपने राज्यों के प्रति, भारतीय राज्यों के प्रति? सबसे पहले इनकी थी भारतीय रियासतों के बराबर दर्जे के लिए संघर्ष, यानी भारतीय रियासतों के बराबर दर्जा था ही नहीं इनको। इसका टाइम पीरियड पूछेंगे तो अपने को ध्यान रखना है 1740 से 1765। अब 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है 1740। अब यूं है कि पहले देखो, आप लोगों को सबको पता है कि सबसे पहले अंग्रेज आए थे व्यापारी बन के। किस लिए आए थे? यहाँ के मसाले वगैरह बहुत पावरफुल थे, जिसकी डिमांड वहां पे बहुत ज्यादा हुआ करती थी। ठीक है, कच्चा माल यहाँ पे मिल जाता था और वहां पे जो है ये अपनी मशीनों में बेचते, व्यापार के उद्देश्य से आए थे। तो आए व्यापारी बन के थे, फिर धीरे 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 इनको भाई लगा व्यापारी बन के आए, तो ये यूं सोच रहे थे कि हमें जो है बस बराबर का दर्जा मिल जाए, उसके लिए भी संघर्ष किया इन्होंने। तो सबसे पहले थी संघर्ष की नीति, फिर जो है देखो सुरक्षित घेरे की नीति, फिर इन्होंने क्या किया, इसको बोलते हैं रिंग फेंस पॉलिसी। क्या बोलते हैं? रिंग फेंस पॉलिसी। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बंगाल पे अधिकार कर दिया सबसे पहले, क्योंकि प्लासी की लड़ाई हुई, फिर बक्सर का युद्ध हुआ, तो वहां पे जो है अपने सबसे पहले इनका अधिकार कहां हुआ? बंगाल के ऊपर। कहां पे हुआ? बंगाल पे जो है इनका अधिकार हो गया। अब बंगाल पे अधिकार करने के बाद इन्होंने एक नीति अपने, जिसको कहते हैं सुरक्षित घेरे की नीति। सुरक्षित घेरे की नीति क्या होती थी कि इनका स्टेट था बंगाल, ठीक है, इनका ये समझ लो, एक बार मैं यहां समझा देता हूं। इनका स्टेट था बंगाल, ठीक है, और यहां पे इनको भय था मराठों से, यहां पे इनका भय था मराठों से, और बीच में जो था अवध था। ठीक है, अब मराठों से बचाना है इस बंगाल को, तो इन्होंने सुरक्षित घेरे की नीति के तहत क्या किया, एक बफर जोन बना दिया। एक क्या बना दिया? बफर जोन बना दिया। किसका? बीच में एक लेयर बना दी, जो अवध वाला जो स्टेट था ना, उसको बफर स्टेट बना दिया। इसी को कहा गया सुरक्षित घेरे की नीति, यानी चारों तरफ से जो है अपने स्टेट को सुरक्षा किसी भी तरीके से मिल जाए, वन जहां रह रहे हैं उसको किसी भी तरीके से चारों ओर से सुरक्षा मिल जाए। और सुरक्षा कैसे मिलेगी कि आसपास जो है उसको बफर स्टेट बना दो, डायरेक्ट जो है मराठों से संघर्ष में आना नहीं है, मराठों से संघर्ष करना नहीं है, डायरेक्ट संघर्ष कर लिया तो समूल नाश हो जाएगा। यही चीज जो है यहाँ पे आपको समझनी है। ठीक है, ये चीज पूछते भी है कि बंगाल से जो है, बंगाल को बचाने के लिए बफर स्टेट के रूप में किस राज्य को जो है इन्होंने यूज किया, तो वो था अवध। ठीक है, तो यहाँ पे सुरक्षित घेरे की नीति, रिंग फेंस पॉलिसी यही थी कि बीच में एक ऐसा स्टेट जो यूज कर लिया जाए कि डायरेक्ट अपने जो है शत्रु से मुकाबला नहीं हो। ये सुरक्षित घेरे की नीति थी, जिसका टाइम पीरियड 1765 से 1813। इसके अंदर आप लोगों को ये चीजें जो है बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूं वही चीज लिखनी है, इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा ये चीजें सिर्फ समझने की है। ये टॉपिक कैसा है? समझने का ज्यादा है। ठीक है, समझने का ज्यादा है। अब फिर जो है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। अब आगे गए, तब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बीच में क्या की, सहायक संधियां की। इन्होंने क्या की? सहायक संधियां की। लॉर्ड वेलेस्ली ने, हेस्टिंग्स ने अधीनस्थ पार्थक्य की संधि और सहायक संधियां की। यानी कि क्या करते थे कि अपने राज्यों की जो है डिपेंडेंसी वो इन्होंने, अंग्रेजों ने खुद के ऊपर करनी चाहिए। क्या हम सेना देंगे, आप लोगों को यदि किसी से लड़ना है, आप पेमेंट आप करोगे, हम सेना देंगे, हमारी सेना रहेगी, वो युद्ध करेगी, हमारे हथियार काम में होंगे, वो युद्ध करेगी, सेना का खर्चा आपको उठाना है। तो कुल मिला के उनको कहा कि आप मौज करो, राज करो, ठीक है, और हम जो है लड़ाई करेंगे, आप लोग जो है हमें कह दो कि कहां लड़ाई करनी है। ये से यानी सेना उनकी, मान लीजिए संकट आया है और अंग्रेजी हमला करे तो अंग्रेजी सेना तो उनका साथ देगी ना। तो लेकिन ये चीज जो है भारतीय राज्यों को बाद में समझ में आई, तो इन्होंने फिर यहाँ पे क्या किया, अधीनस्थ पृथक्करण, इस सहायक संधियों वगैरह के बाद में अधीनस्थ पृथक्करण की नीति अपने, कि अपने राज्य अलग और अंग्रेजों के राज्य अलग, अंग्रेजों की सेना जो है वहां पे इनको मदद करेगी। ये टाइम पीरियड रहा था इनका 1813 से 1857 ईस्वी तक। ठीक है, अब देखो 1857 तक है। अब इसके दरमियान क्या होता है, यहाँ पे 1857 की क्या हो जाएगी, क्रांति हो जाएगी। ठीक है, यहां से जो है जज्बात बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा, यहां से अंग्रेजों की नीति भी बदलेगी। पहले नीति अलग थी, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति थी, 1857 की क्रांति होती है, तो जो है पृथक्करण की नीति सहयोग में बदल जाती है, अधीनस्थ संघ एवं सहयोग की नीति। अब जो है हड़प नीति वगैरह, इनके तहत जितने भी स्टेट जो हड़पे थे वो सारे जो है इन्होंने लौटाने शुरू कर दिए, और फिर से वापस जो है इनको कहा कि भैया आपके जो राज्य थे उनको जो है हम सहयोग करेंगे, और हमारा एक संघ तो है, सर्वोच्च सत्ता हमारे पास में है, लेकिन हम जो है आप लोगों को सहयोग पूरा करेंगे। तो फिर इस नीति का नाम हुआ अधीनस्थ संघ एवं सहयोग की नीति, जो 1858 से 1935 तक चली है।
और 1935 से 47 तक जो है बराबर के संघ की नीति चली है। यानी कि अब अंग्रेजों को यह पता चलने लग गया कि भारतीय हो गए हैं जागरूक, ठीक है, भारतीय हो गए हैं जागरूक, अब इनको बराबरी का दर्जा चाहिए होगा। तो बराबरी के दर्जे के लिए इन्होंने यहाँ अपने प्रतिनिधि जो है वो जैसे कि गोलमेज सम्मेलन हुए वहां पे बुलाने शुरू किए, और सभाएं हुई वहां पे बुलाने शुरू की, है ना। एक जो है अपने जो क्या बोलते हैं प्रिंस ऑफ चैम्बर्स उसको बनाया, बटलर समिति हुई, बटलर समिति की सिफारिश से ये सारी चीजें जो है करवाई जाने लगी। तो फिर बराबर संघ की नीति काम में ले गई। इसका टाइम पीरियड था 1935 से 1947 तक, और 1947 के बाद में जो है भारत को क्या मिल गई, स्वतंत्रता। तो ये क्रम चलता है इसका, इसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझना है और इसी तरीके से समझना है। कोई रट्टा नहीं मारना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़नी है। क्या पढ़ोगे, अब याद क्या करना है, मैंने ये सारी चीज समझा दी आपको, आपके दिमाग में एक पिक्चर सी चली है कि हाँ इस तरीके से पढ़ना है, ये चीज हुई थी। अभी सभी जानते हैं अपन कि अपन जो है गुलामी की जंजीरों को तोड़ के आगे बढ़े, सब जानते हैं। एक पिक्चर सी चली है कि हाँ व्यापारी के रूप में आए हैं, फिर सुरक्षित घेरे की नीति अपनाई इन्होंने, इसमें क्या हुआ, फिर जो अधीनस्थ पृथक्करण की नीति अपनाई है, राज्यों को बांटकर अपनी सेनाएं वहां रखी, उनकी डिपेंडेंसी की है। उसके बाद में आगे चले, इनको पता चला कि 1857 की क्रांति में अपने जो है छठी का दूध याद दिला दिया इन्होंने, हो सकता था कि अपने को देश छोड़ना पड़ता। तो फिर यहाँ पे जो है अधीनस्थ सहयोग की नीति अपनाई कि आपको सहयोग भी करेंगे, इसके बाद में क्या बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा, बराबर की नीति है। फिर जो है अब आपको चाहे पूछ ले क्रम एग्जामिनर, ठीक है, या आप लोगों को पूछ ले नीति और नीति का जो है नाम, तो भी अपने जो है नीति का सन, तो भी अपने जो है गलत नहीं होगा। इसीलिए तो वन लाइनर आप लोगों की ज्यादा प्रभावी क्यों होती है, क्योंकि उसमें वही चीज है जो एग्जामिनर पूछता है, इधर उधर की बातें नहीं है, इसलिए ये आप लोगों के लिए ज्यादा प्रभावी होती है। तो ये जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। तो यहां पे ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है। ये बढ़िया कंसेप्ट है, एकदम समझने का जो है सबसे बेस्ट कंसेप्ट आप लोगों के यही है, ठीक है, सबसे बेस्ट कंसेप्ट यही है। अच्छा, अब देखो, अब एक्स्ट्रा जो प्रश्न बनते हैं वो भी बताऊं साथ साथ में। क्या आप लोगों को पूछे सुरक्षित घेरे की नीति, सर्वप्रथम जो है सुरक्षित घेरे की नीति ये सबसे पहले किसने अपनाई, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपनाई। किसने अपनाई, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। मतलब प्रश्न कहीं से भी बने मैं सारे के सारे आप लोगों को दूंगा, ठीक है। और ये पूछे कि कंपनी की ओर से सहायक संध्या किसने की, तो लॉर्ड वेलेजली ने की। किसने की, लॉर्ड वेलेजली ने की। किसने की, लॉर्ड वेलेजली ने जो है सहायक संध्या की है। तो ये अब स्क्रीनशॉट लो आप, ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लो। वैसे जिसके पास वन लाइनर है उसको स्क्रीनशॉट की आवश्यकता नहीं है, और होनी चाहिए वन लाइनर सबके पास, ठीक है, क्योंकि वही अपने जो है नोट्स है उसी के अंदर एक्स्ट्रा चीज लिखनी है, आपको उसी को बेस बनाना है। प्री तुम्हारे क्लियर है डंके की चोट पर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कंपनी ने अपने राज्य बंगाल को मराठों और अफगानों से सुरक्षित करने के लिए किसे बफर स्टेट बनाने का प्रयास किया, तो यहां पे मैंने आप लोगों को अभी पिछली स्लाइड पे बताया है, वो है अवध, ठीक है। अवध को बफर स्टेट बनाया, और इसका बहुत बढ़िया डायग्राम जो है मैंने वन लाइनर के अंदर शामिल करके दिया भी है, तो उसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लोगे। जो मैंने अभी बना के बताया था लास्ट स्लाइड पे, वही चीज ये ध्यान में रखना है। अधीनस्थ पार्थक्य यानी कि अधीनस्थ पृथक्करण, यही जो है अभी अपन ने पढ़ी है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, ये जो है अपने किसने अपनाई है, तो यहां पे ध्यान रखोगे आप, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। किसने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे वॉरेन हेस्टिंग्स पढ़ा था, यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो वेलेजली ने जो सहायक संधि की है, वेलेजली ने जो सहायक संधियां की है, उसमें आप लोगों को कई बार क्रम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है। और अपन जो है इसी क्लास में राजस्थान के साथ में जो वेलेजली की सहायक संधि है उसको भी पढ़ेंगे, ताकि वो भी रिवाइज हो जाए, क्योंकि उसका जीजीडी फैक्ट भी मैंने दिया था। यहाँ पे जो है अपन अभी इसको एक बार देख लेते हैं कि वेलेजली की सहायक संधियां कैसी है, क्रम कौन सा है, और मैं आप लोगों को ट्रिक दे रहा हूं, ट्रिक से याद भी हो जाएगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो की है सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद के निजाम ने की है। हैदराबाद के निजाम अली ने 1798 के अंदर की है, 1799 में मैसूर ने की है, ठीक है, यहाँ के शासक थे कृष्ण राय। 1799 के अंदर ही तंजौर ने की है, सरफरोजी द्वितीय थे यहाँ के शासक। 1801 में अवध शहादत अली ने की है यहाँ से। 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने की है। 1803 में भोसले
राघोजी भोसले ने की है, और 1803 में सिंधिया जो है, दौलतराव सिंधिया ने इनके साथ में सहायक संधि की, और यही क्रम जो है आप लोगों को पूछा जाता है। ठीक है, यही क्रम जो है आप लोगों को पूछा जाता है, और इसको बहुत बढ़िया तरीके से अपने को याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक बार चीज याद हो गई तो उसके बाद में आप लोगों की समस्या होनी नहीं है। ठीक है, समस्या होनी नहीं है। पहले तो क्या ध्यान रखना है, देखो सन 98, 99, 99, 1 2 3 3, ये याद करने का तरीका भाई, फोन नंबर याद करते हो वैसे 98 से शुरू करो, 98 में एक ही है, 99 दो है, 98 99 99 1 2 3 और लास्ट में वापस 3, 98 99 99 1 2 3 और लास्ट में वापस 3, 1 2 3 3, 98 99 99 1 2 3 3। तो इस तरीके से तो ये हो गया, अपने को याद क्या, सन याद हो गए। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या याद हो गए, सन तो अपने को याद यहां से हो गए। अब अपन चलते हैं ट्रिक की तरफ कि गुरुजी अब ये कैसे याद रखें अपन। तो एक ट्रिक लिखो आप, ऐसे कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो अपने भी ऐसी ही कोई ट्रिक है। देखो अपनी ट्रिक है, हमें तो अपने भूले, हमें तो अपने भूले, हमें तो अपने भूले, और भूले कैसे, सीधा भूले बस, बाकी कोई नहीं, सीधा सट अपने हिसाब सीधा ही है, अपने घुमा फिरा के बात करते ही नहीं, अपने को घुमा फिरा के बात करने में मजा आता ही नहीं। ठीक है, हमें तो अपने भूले और सीधा सट भूले। ठीक है, न इधर उधर की बातें किए बिना सीधा सट भूले हैं। तो देखो अब आप लोगों को निकालना है, हाँ से अपने को क्या लेना है, हैदराबाद, हैदराबाद। ठीक है, इससे क्या लेना है अपने, मैसूर, नंबर 2 पे क्या है, मैसूर। ठीक है, इससे अपने को लेना है तंजौर, क्या, तंजौर। यहां से अपने को लेना है अवध, अवध। ठीक है, फिर यहां प से लेना है अपने को पेशवा, क्या लेना है, पेशवा। और फिर अपने को यहां से बूले से लेना है कि भोसले जो थे उन्होंने की थी संधि, और उसके बाद में अपने को सीधा लेना है सिंधिया, सीधा लेना है सिंधिया। बस ये हो गया क्रम याद। हमें तो अपने भूले और सीधा भूले, इधर उधर की बातें किए बिना सीधा भूले, हमें तो अपने भूले, हमें तो अपने भूले और सीधा भूले, इधर उधर की बातें किए बिना भूले। बस 98 99 99 1 2 3 3, 98 99 99 1 2 3 3, इन्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, याद हो जाए कर लेना, नहीं पूछते, पूछते हैं आप लोगों को क्रम, पूछते हैं आप लोगों को ये सहायक संधि होगा। ठीक है, सबसे बेस्ट वे। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट, लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। देखो टाब्लो, हम बढ़ा आगे। देखो विलियम बेंटिक द्वारा जो अधिग्रहण किए उन रियासतों के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि विलियम बेंटिक ने जो है कौन सी रियासतों का अधिग्रहण किया। तो देखो उसने किया है मैसूर का 1831 में, कछार का 1832 में, कुर्ग का 1834 में, और जैंतिया का 35 के अंदर। यानी कि 31 32 33 बीच में नहीं रखना है याद, और 34 35, 31 32 34 35। ठीक है, अब इसको याद करना है तो मैंने ऐसे किया था, जो बता देता हूं, बाकी आप लोगों को जैसे याद हो। मैंने ऐसे किया था, मैक्कू जयंती, मैक्कू जयंती, बस ऐसे याद किया, हो गया याद। क्या, मैसूर बीच में क है उसका कछार, ये कू से कुर्ग, और ये जयंतिया, मैक्कू जयंती और विलियम बेंटिक यानी कि विमल खाए, मैक्कू जयंती विमल खाए। इस तरीके से मतलब एक जो है अपने को एक उसे कहते हैं कि एक जो है नाका भिड़ाना होता है कि ये चीज जो है अपन कंफ्यूज नहीं हो, या अपना ये वाला ये इसका विलियम बेंटिक का याद किया हुआ अपने जो है उसमें वेले जल्ली के साथ में मिक्स नहीं हो वगैरह। ये तो बस इसको मैक्कू जयंती और याद किया। 31 32 33 याद नहीं करना, 34 35, 31 32 34 35 हो गया याद। अब देखो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति आप सभी जानते हो। डलहौजी की नीति थी सबसे पहले युद्ध से मिलाओ, अंदर युद्ध से नहीं मिलाओ तो कुशासन का आरोप लगा के मिलाओ, जैसे अवध को मिलाया। कुशासन का आरोप लगा के यदि नहीं मिलता है तो गोद निषेध प्रथा लाओ, जैसे झांसी वगैरह को, कि जो आप जो है गोद नहीं ले सकते, आपका यदि वास्तविक पुत्र है तब तो ठीक है, नहीं है तो आप दत्तक पुत्र लेके ये चीज नहीं कर सकते। तो साम दाम दंड भेद कैसे भी करके ब्रिटिश राज्य के अधीन जो है मिलाना है, वो डलहौजी की नीति थी। और अपन जो है बचपन से ही डलहौजी को पढ़ते आ रहे हैं विद्यालय किताबों में। यहाँ पे आप लोगों को कंपटीशन के हिसाब से जो चीज याद रखनी है वो समझो। कंपटीशन के हिसाब से याद रखनी है कि डलहौजी ने कौन कौन सी रियासतों का शिकार किया है। ठीक है, तो ये देखो सतारा 1848, जैतपुर 1849, संबलपुर 1849,
बघाट 1850 में, उदयपुर, ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है, ठीक है। 1852 में झांसी, 1853 और नागपुर 1854। क्या गुरुजी ये ऐसे पूछते हैं? बिल्कुल। कैसे याद करोगे? 48, 49, 49, 50, 52, 53, 54 नंबर याद करते हो ना वैसे। 48 में एक ही है, 49, 49, 48, 49, 49, 50, 52, 53, 54। 50 आ जाए, 50 मार ले तो सीधे 52, 53, 54, ठीक है। 48 से शुरू करो, 48, 49, 49, 50 मार ली, 52, 53, 54। और कि गुरुजी ये क्रम कैसे याद रहेगा? कोई बात नहीं, ले बेटा लिख, सजेश बहु जाना, ठीक है, ये हो गया क्रम याद। अब सजेश बहु जाना देखो, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, ठीक है, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, हो गया। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये तो ये याद, ठीक है, क्रम से ये याद। 48 से शुरू करो, 49, 49, 50 मार ली, 50 आ गया, 52, 53, अपने क्या करना है? 52, 53, 54 सीधे, ये 51 बीच में याद नहीं करना। तो ये हो गई आप लोगों को याद। मैं चीजें याद करवा रहा हूं आप लोगों को, मैं आप लोगों के लिए कलिष्ट नहीं करना चाहता, या मैं आप लोगों को जो है ग्रंथ की तरफ नहीं ले जाना चाहता। जो एग्जाम में पूछा जाए वह पढ़ो, अनावश्यक चीजें नहीं पढ़नी। जो एग्जाम में नहीं पूछते उसको पढ़ने के लिए, यानी कि विद्वता लेने के लिए समय बहुत मिलेगा। सबसे पहली प्राथमिकता है जो आगे लक्ष्य है उसको हासिल करना। जो ये करता है उसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी, और स्मार्ट स्टडी करो, सीधी सफलता लो, सीधी सी बात है। बाकी आपकी बाद में इच्छा करे तो विद्वता हासिल कर लेना, विद्वान बन जाना और रिटर्न पढ़ लेना, नहीं करे तो भी सैलरी आएगी, सीधी बात है ये। और आज की तारीख में, यानी कि इस दौर में, यदि आप लोगों के सरकारी सैलरी क्रेडिट हो रही है तो आज के धनवान आप ही हो, सीधी सी बात है। ले हो स्क्रीनशॉट, यानी कि आज के युग के धनवान आप ही हो, ठीक है। आज के मतलब आज के युग के। फिर देखो जैसे जैसे आगे बढ़े हैं, एक महान अकर्मण्यता की नीति अपनाई थी जॉन लॉरेंस ने, कि करना कुछ भी नहीं, 5 स्टार खाओ बस। नरेंद्र मंडल बना है प्रिंस ऑफ चैम्बर्स, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहा गया, ठीक है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। मैं बार आप लोगों को प्रिंस ऑफ चैम्बर्स बोल रहा हूँ, वो मेरे जब से पढ़ रहा था, मैं जब से पढ़ता हूँ, जब से मेरे फ्लो में यही रहता है, लेकिन चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, ठीक है, यानी कि राजकुमारों का एक मंडल बनाया गया, नरेंद्र मंडल। स्थापना कब हुई? 1920 में। उद्घाटन फरवरी 1921 में। इसकी पहली बैठक हुई 8 फरवरी 1921। और उद्देश्य क्या था, बनाया क्यों? ब्रिटिश कालीन भारत की रियासतों को एक एक विधानमंडल रूपी मंच प्रदान करने के लिए। एक्चुअल में बात यह है कि अब बराबरी की मांग होने लग गई थी, बराबरी की मांग होने लग गई थी। तो बस बराबरी की मांग कैसे होगी? एक एक जो है राजकुमार, जहां रियासतों से एक एक प्रतिनिधि आया है एक तरीके से, और विधानमंडल रूपी मंच जो है उनको प्रदान किया जाएगा, ये था। इसके मतलब अध्यक्ष जो थे ना इसके नरेंद्र मंडल के, वो कुलाधिपति कहलाते थे, ठीक है। तो प्रथम कुलाधिपति कौन थे? महाराजा गंगा सिंह बहादुर, नाम लिखा मिलेगा आप लोगों को, बीकानेर के, पूरा नाम महाराजा गंगा सिंह बहादुर, बीकानेर के, ठीक है, प्रथम कुलाधिपति। इसमें कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 120। बैठक संसद भवन के तीसरे कक्ष में बैठक हुई थी, और केंद्र और रियासतों के संबंध सुधारने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसको कहा गया था बटलर कमेटी, जो 1927 के अंदर हुई थी। और बटलर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसके आधार पे जो है बाद में बराबर की नीति काम में आई है, और उसके बाद में जो है अपने स्वतंत्रता की तरफ आगे बढ़े हैं, ठीक है। इन्हीं के बाद में जो है फिर गोलमेज सम्मेलन वगैरह होते हैं, उसमें भारतीयों को बुलाया गया, यानी कि उनको जो है बराबरी का दर्जा देने के प्रयास किए गए। तो ये लीजिए आप पहले स्क्रीनशॉट, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब मैंने 2 प्लस पॉइंट, बोनस पॉइंट आप लोगों के लिए किए। एक्चुअल में ये राजस्थान के उसमें पढ़ना है, ये नहीं पढ़े क्योंकि ये उस समय जो है दिया था आपने, उस समय का है, इसलिए ये आप लोगों को दिखे तो भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। फैक्ट जब दिया था तब का है कि अपने सहायक संधि और अधीनस्थ पार्थक्य संधि जो है वो दोनों अलग अलग है। देखो सहायक संधि जो है वो किसने लागू की? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। और अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत भरतपुर थी, ठीक है। भरतपुर ने 29 सितंबर 1803 में जो है संधि की। अलवर ने 14 नवंबर 1803 में की। जयपुर ने 12 दिसंबर 1803 में की। जोधपुर ने 22 दिसंबर 1803 और धौलपुर ने 29 जनवरी 1804। ये उनके उस समय के शासक थे, ठीक है। अब क्या होता है कि अपने को पता ही नहीं हो कि सहायक संधियां अलग है और अधीनस्थ पार्थक्य संधियां अलग है, तो फिर अपन उनको एक ही मान लेते हैं और ये कंफ्यूजन वही होता है। ये तो थी आपके अधीनस्थ, अपने क्या कहते हैं, सहायक संधि, ठीक है। और अधीनस्थ पार्थक्य जो संधि थी, जिसको आश्रित पार्थक्य भी कहा, वो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की है। किसने की है? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने।
सुझाव इसका दिया था चार्ल्स मेटकॉफ ने, और इसमें संधि करने वाली पहली रियासत करौली है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के यही होता है, जब पूछते हैं कि सहायक संधि करने वाली सबसे पहली रियासत, तो यही कहते हैं कि करौली, जबकि करौली अधीनस्थ पार्थक्य करने वाली थी, सहायक संधि करने वाली सबसे पहली रियासत थी अपने भरतपुर। और ये चीज यहीं से क्लियर कर देना, इस डाउट को जो है आगे लेकर मत जाना, ठीक है। और इसके अलावा फिर देखो आपके करौली सबसे पहले करते हैं 9 नवंबर 1817, हरबख्श पाल सिंह शासक थे इसके, ठीक है। फिर टोंक है, इन्होंने की है अपने 15 नवंबर 1817, अमीर खां पिंडारी थे। कोटा 26 दिसंबर 1817, राजा उमेद सिंह थे। जोधपुर 6 जनवरी 1818, महाराजा मान सिंह थे। उदयपुर और यानी कि मेवाड़ कह सकते हो आप, 13 जनवरी 1818, महाराणा भीम सिंह थे। बूंदी के अंदर जो है विष्णु सिंह थे, जिन्होंने 10 फरवरी 1818 को किया। बीकानेर के अंदर 21 मार्च 1818, महाराजा सूरत सिंह। किशनगढ़ के महाराजा कल्याण सिंह। जयपुर के जगत सिंह द्वितीय थे। जैसलमेर के मूलराज थे। सिरोही के महाराजा शिव सिंह थे। और बांसवाड़ा के जो है महारावल उमेद सिंह थे। यदि ये देखोगे आप कि सिरोही जो है सबसे अंतिम संधि करने वाली यहाँ पे थी, इसको यहाँ पहले नीचे ले लेना, सबसे अंतिम करने वाली सिरोही थी, सबसे पहली करौली थी। इन फैक्ट को शामिल करने का उद्देश्य, ये तो हमने जीजीडी फैक्ट में दिया था, राजस्थान के इतिहास में अपन ने पढ़ा भी है। इस क्लास में शामिल करने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि आप सहायक संधि और अधीनस्थ पार्थक्य संधि में अंतर करें, और राजस्थान के बारे में भी पढ़ते हो तो जब पहली रियासत पूछी जाती है तो कहां पे भरतपुर उत्तर होगा और कहां पे करौली होगा, इन चीजों में अभी आप लोगों को अंतर करना आ जाना चाहिए, ठीक है। अब ले बेटा स्क्रीनशॉट, ठीक है। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़िया, आज की मैंने कही थी आप लोगों को कि रैपिड क्लास होगी और सही समय पे ही पूरी हुई है। चूंकि लाइव नहीं है तो 5-7 मिनट और बचे हैं आप लोगों के, किसी तरह की कोई बातचीत वगैरह नहीं है, तो ये चीजें। और एक बार फिर से टेलीग्राम पर 300 के होने की आप सभी को बधाई, ठीक है। और अब जो है आप लोग अभ्यास पे बढ़िया एक्सेलेरेटर रखोगे। मैंने पुस्तक भी दे दी आप लोगों को, क्लास कंटिन्यू चल रही है, यानी कि प्री से रिलेटेड कोई किसी तरह की अपने ढिलाई नहीं है। एसएसटी के जितने भी विद्यार्थी हैं वो जितने भी प्री क्लियर करेंगे सभी जो है जीजीडी से होकर गुजरेंगे, ये बात मुझे पक्का पता है। इसलिए पढ़ो बेटा मन लगा के, क्योंकि तुम्हारे नौकरी जो है वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपन मिलेंगे साथियों अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।